Good morning student. Today we will discuss about the part of history. Topic is the vision of modernization. आधुनिकीकरण की संकल्पना के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि कल मैंने बताया था कि जो वियतनाम था उसका पूरी तरह से मॉडर्नाइजेशन हो गया था और साथ में हनोई जो था वो एक सिटी था वियतनाम का ही, तो उसका भी मॉडर्नाइजेशन फ्रांसिस्को के द्वारा किया गया था। तो मॉडर्नाइजेशन जो है उसका आधुनिकीकरण हो गया था। तो इसका मतलब जो है इसका जो है संकल्पना क्या है, इसका विजन क्या था, तो इसके बारे में जो है वहाँ के जो नेशनलिस्ट थे तो उनके माइंड में तरह तरह के क्वेश्चन उठ रहे थे। तो पहला क्वेश्चन था उनका माइंड में कि व्हाट वाज इट टू बी मॉडर्न, यानी आधुनिक होने का क्या मतलब है। दूसरा क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन क्या था, व्हाट वाज इट टू बी मॉडर्न, आधुनिक होने का मतलब क्या है। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन उनके माइंड में क्या था कि व्हाट वाज इट टू बी नेशनलिस्ट, व्हाट was it to be nationalist, यानी राष्ट्रवादी इसे कहते हैं। फिर उनके माइंड में तीसरा था, इन ऑर्डर टू बी मॉडर्न it was necessary to regard tradition as back and reject all earliest ideas and social practice। कहने का मतलब है कि आधुनिकीकरण के लिए बनने के लिए क्या परंपराओं के पिछड़ेपन की निशानी मानना या पुराने विचारों को या सामाजिक आचारों को खारिज करना जरूरी है। तो इस तरह की जो है क्वेश्चंस वहाँ के जो राष्ट्रवादी थे उनके माइंड में उठ रहे थे। तो अब डिफरेंट आंसर्स वर ऑफर्ड टू सच क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस के अलग अलग जो है आंसर थे। तो वहाँ के जो कुछ इंटेलेक्चुअल्स थे, कुछ बुद्धिजीवी थे, उन्होंने ये अनुभव किया कि वियतनामी ट्रेडिशंस हैड टू बी स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट द डोमिनेशन ऑफ द वेस्ट, यानी वेस्ट की जो डोमिनेशन है उसका विरोध करते हुए वियतनाम को ट्रेडिशन को मजबूत करना होगा, ट्रेडिशन को मजबूत करना जरूरी है। फिर अदर फेट जो दूसरे लोग थे वो सोचते थे कि वियतनाम हैड टू लर्न फ्रॉम द वेस्ट, कि वियतनाम को वेस्ट से यानी पश्चिमी देशों से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और देशों से सीखने को मिलेगा और साथ साथ जो है उनका विरोध करते हुए, यानी उनका विरोध भी करते हुए भी जो है वेस्टर्न को कल्चर और सभ्यता जो वियतनाम में थी उससे वियतनामियों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो इस तरह से दो विचार जो है वहाँ पर डेवलप थे। इन द लेट 19th सेंचुरी, इन द लेट 19th सेंचुरी, 19th सेंचुरी में क्या था कि जो फ्रेंच डोमिनेशन वाज वेरी ऑफन लीड बाय कन्फ्यूशियंस स्कॉलर्स एक्टिविस्ट, यानी ये जो था कन्फ्यूशियस और वो जो स्कॉलर से विद्वान थे उनके द्वारा जो है ये इसका विरोध किया गया। Who was saw the word, जो कि विरोध किया गया कन्फ्यूशियस विद्वान कार्यकर्ताओं के हाथों में के द्वारा जो है। तो इस तरह से कन्फ्यूशियस परंपरा में जो कन्फ्यूशियस परंपरा में एजुकेटेड इन द कन्फ्यूशियस ट्रेडिशंस, जो कन्फ्यूशियस ट्रेडिशंस में एक एजुकेटेड था जिसका नाम था फान बो चाओ, एजुकेटेड
educated in the Confucian tradition जिसका नाम था फान भोई चाओ। ये नाम था जो कन्फ्यूशियस ट्रेडिशंस का एक एजुकेटर था, राष्ट्रवादी था। तो उसने जो है, जो कि इसका समय था 1867 से 1940 तक, यानी 1940 तक इसका समय था। और उसने चूँकि यहाँ का नेशनलिस्ट था, और उसने जो है एक मेजर फिगर यहाँ का था, और इसने जो है फ्रांसीसी उपनिवेशीकरण का या फ्रांसीसियों का विरोध किया। तो इस तरह से उसने एक जो है पार्टी का गठन किया था, उसका नाम था द रिवॉल्यूशनरी सोसाइटी नाम था। रिवॉल्यूशनरी सोसाइटी का उसने बनाया, और उसका नाम था ड्वाइट एंड होई, है ना, जो कि 1903 में उसने बनाया था। तो इस तरह से फान भाई चाओ जब एक बार चाइनीज वहाँ पे, जिनका नाम था चाइनीज रिफॉर्मर थे, चाइनीज रिफॉर्मर का नाम था चाइनीज रिफॉर्मर थे लियांग क्विस, क्विशो, है ना, उससे मिले। और ये कब मिले, ये कहाँ पे मिले? ये याकोहामा में ये मिले 1905 में। कौन? फान बाई चाओ वहाँ पे जो चीनी रिफॉर्मर थे, जिनका नाम था लियांग चाओ, ये याकोहामा में 1905 में मिले। हांस मोस्ट इन्फ्लुएंस बुक, जो हान की सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक थी, द हिस्ट्री ऑफ द फान की जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक थी, द हिस्ट्री ऑफ द लास्ट ऑफ वियतनाम, ये बुक जो है ये फान की बुक थी, और ये बहुत फेमस बुक थी, और ये फेमस बुक थी, और ये उस समय जो है पूरे चीन में बहुत बिक रही थी।
under the strong influence and advice to, कहने का मतलब है इसका जो है पूरे वियतनाम और चाइना में ये बुक बिक रही थी और ये बुक जो थी वो फोकस किस पे कर रही थी, टू कंसर्न थीम्स, यानी दो विरोधी थीम पे ये आधारित थी। पहला जो थीम था उसका द लॉस ऑफ सॉवरेनिटी, इस बुक का द लॉस ऑफ सॉवरेनिटी, ये जो है उस बुक का सॉवरेनिटी, उस बुक का पहला जो है विषय था। और दूसरा जो था सर्विंग ऑफ टाइल्स, दूसरा था सर्विंग ऑफ द टाइल्स, यानी प्रभुसत्ता को समाप्त, प्रभुसत्ता को खोना और साथ में चाइनिस्ट जो है उसको सर्विंग करना, यानी उसकी सेवा करना। इस तरह से जो है इसके दो विचार थे इस बुक में जो कि लिखे गए थे। तो इस तरह से ये जो बुक थी वो फान की बहुत ही इम्पॉर्टेंट बुक थी और इसमें जो है उसने बहुत कुछ लिखा जो कि ये पूरे चीन, जापान और वियतनाम और चाइना में पूरी तरह से ये बिक रही थी। अदर नेशनलिस्ट स्ट्रांगली, उसमें से फायान चाओ वन सच वाज फान चाओ थी, यानी नेशनलिस्ट स्ट्रांगली डिफर्ड विथ फान चाओ, यानी जो फान चाओ थे उसमें से एक नेशनलिस्ट थे जिनका नाम था फान चाओ त्रेन, उनका नाम था। एक तो जो नेशनलिस्ट थे वो फान भोई चाओ थे और दूसरे जो नेशनलिस्ट थे जो फान भाओ चाओ से अलग थे, पूरी तरह से अलग थे। उनमें से उनका नाम था फान चाओ त्रिन। क्या नाम था उनका? फान चाओ त्रिन, ये उनका नाम था, जो कि इनका टाइम पीरियड जो था 1871 से 1926 तक का टाइम था, जो कि फान चाओ से बिल्कुल अलग थे, उनके विचार अलग थे। तो उन्होंने क्या किया कि वहाँ की जो राजतंत्र था उसका विरोध किया और ये जो है राजतंत्र का विरोध किया और साथ में फ्रांसीसी जो वहाँ की शासन था उसको पूरी तरह से हटाने का प्रयास किया। इनकी इच्छा थी कि जो है यहाँ पर यानी वियतनाम में रिपब्लिक गणतंत्र की स्थापना की जाए और जो राजतंत्र है उसको पूरी तरह से यहाँ से समाप्त कर दिया जाना चाहिए। वो जो है फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध थे। तो इस तरह से ये जो थे इनका विचार जो था फान चाओ के विचारों से कुछ अलग था। तो आई होप जो है ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अदर वेज ऑफ बिकमिंग मॉडर्न, becoming modern, Japan and China. जापान एंड चाइना, यानी आधुनिकीकरण बनने के अन्य तरीके। कोई ज़रूरी नहीं था
कि वियतनाम में फ्रांसीसी कल्चर और सिविलाइजेशन को स्थापित करके ही वहाँ पर मॉडर्नाइजेशन किया जा सकता था। और भी तरीके थे। अर्ली जो वियतनाम ईस्ट नेशनलिस्ट थे, राष्ट्रवादी थे वियतनाम के, वो जापान और चीन से पूरी तरह से क्लोजली कनेक्ट थे, उनसे बहुत अच्छे रिलेशंस थे। तो इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, यानी 20th सेंचुरी के फर्स्ट डिकेड में फर्स्ट डिकेड में क्या हुआ कि यहाँ पे एक मूवमेंट था, गो ईस्ट मूवमेंट, है ना। यहाँ पे एक मूवमेंट चलाया गया था, उसका नाम था गो ईस्ट मूवमेंट। गो ईस्ट मूवमेंट एक मूवमेंट चलाया गया था 20th सेंचुरी के फर्स्ट डिकेड में, और ये जो मूवमेंट था वो बहुत पॉपुलर हो गया था। इन 1907 में इन 1907 और 8 में कुछ सम जो है सम 300 जो वियतनामीज थे, वियतनामी स्टूडेंट थे, है ना। 3000 वियतनामीज स्टूडेंट वेंट टू जापान, लगभग 300 स्टूडेंट जो है वियतनाम से जो है जापान में गए, और वहाँ पे मॉडर्न कॉलोनीज का उन्होंने विरोध किया। फॉर मेनी ऑफ देम द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव वाज टू ड्राइव आउट द फ्रेंच फ्रॉम द वियतनाम। ये सभी चाहते थे कि वियतनाम से जो फ्रांसीसी उपनिवेश शासन है उसे बाहर मतलब हटा देना चाहिए, यहाँ से उसके विरोध में थे, उसको उखाड़ कर फेंक देना चाहिए, ऐसा ये इनका विचार था, ऐसा मानते थे। और वहाँ पर जो है एक एस्टेब्लिश द निग्यून डायनेस्टी की स्थापना की जानी चाहिए। यानी ये जो थे ये जो 300 स्टूडेंट थे वियतनामीज की, ये जो है वहाँ पर इस डायनेस्टी की स्थापना करने के पक्ष में थे। वहाँ पर निगून, है ना, निगून तो ये थे 300 जो वियतनामीज थे। जब जापान पहुँचे तो उनका मानना था, ये चाहते थे कि फ्रांस से जो फ्रांसीसी कॉलोनियल सिस्टम है इसको पूरी तरह से उखाड़ के फेंक देना चाहिए, और वहाँ पर न्यूगन डायनेस्टी की स्थापना की जानी चाहिए। ऐसा जो थे ये वियतनामीज़ों का कहना था। तो वियतनामीज स्टूडेंट ये थे, और इन्होंने एक ब्रांच स्थापित किया था। जो वियतनामीज स्टूडेंट ये 300 थे, वियतनामीज स्टूडेंट, इनका वियतनामी स्टूडेंट क्या इन्होंने एक ब्रांच स्थापित की थी, उसका नाम था रिस्टोरेशन सोसाइटी।
रिस्टोरेशन सोसाइटी की स्थापना कहाँ की थी? टोक्यो में। इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? रिस्टोरेशन सोसाइटी की टोक्यो में हुई थी। टोक्यो में इसकी स्थापना की, बट लेकिन आफ्टर 1908 के बाद तो ये जो है द जापानीज मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर कंपेयर्ड डाउन द मेनी इंक्लूडिंग फाइफॉन चाओ वाज बिफोर द फोर्स टू सीक द। कहने का ये सभी चाहते थे कि जो है यहाँ से जो फ्रांस है वियतनाम से पूरी तरह से इसकी सत्ता को समाप्त कर दिया जाना चाहिए, ऐसा ही लोगों का मानना था। अब क्या हुआ कि डेवलपमेंट इन चाइना आल्सो इंस्पायर्ड वियतनामीज नेशनलिस्ट। अब जो चाइना था वो भी वियतनाम के जो वहाँ का जो मॉडर्नाइजेशन हुआ था उसके जो नेशनलिस्ट थे उससे काफ़ी प्रभावित था। तो उसने क्या किया कि इन 1911 में द लॉन्ग एस्टेब्लिश मोनार्ची इन चाइना, जो चाइना में बहुत लंबे समय तक जो राजतंत्र था उसको पूरी तरह से हटाने के लिए उन्होंने एक मूवमेंट शुरू किया और उस मूवमेंट का नाम था, जो चाइना के द्वारा चलाया गया था, उसका नाम था सान यान च्यून एट सेन। ये सभी चाइनीज नेम है। सुन एट एन ये जो था ये एक मोमेंट था और ये चाइना के नेशनलिस्ट जो चाइना के राष्ट्रवादी थे उनके द्वारा चलाया गया था और ये चाहते थे कि फ्रांस में वियतनाम में पूरी तरह से फ्रांसीसी आधिपत्य को समाप्त करके उसकी जगह पर रिपब्लिक की स्थापना की जाए। ऐसा जो है ये इस मूवमेंट के जो नेशनलिस्ट थे वो चाहते थे। तो इस तरह से वियतनाम में फ्रांसीसियों को खदेड़ने के लिए अलग अलग तरह के मूवमेंट्स जो हैं चलाए गए थे। फिर भी जो है फ्रांसीसी जो है अभी तक उनका राजतंत्र स्थापित रहा, लेकिन कुछ समय के पश्चात वियतनामियों ने फ्रांसीसियों को पूरी तरह से वहाँ से हटाने के लिए मजबूर हो गए और फ्रांसीसियों को पूरी तरह से वहाँ से निकाल दिया। जिस तरह से भारत में अंग्रेज़ों को भारतीयों के द्वारा भारत से निकाल दिया गया था, सेम कंडीशन जो है वहाँ पर वियतनाम में फ्रांसीसियों की भी थी। अंत में जो है वियतनामियों की विजय हुई और फ्रांसीसी जो है वो अपने वेस्टर्न पश्चिमी देशों में उन्हें चले गए। तो कहने का मतलब है कि जिस तरह से इंडिया में हुआ था सेम कंडीशन जो थी वियतनाम की थी। तो आई होप जो है चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो इस तरह से द कम्युनिस्ट मूवमेंट एंड वियतनामीज नेशनलिज्म, तो इसमें जो है जो कम्युनिस्ट मूवमेंट था और वियतनामी जो नेशनलिस्ट थे उनके द्वारा जो है कुछ मूवमेंट्स चलाए गए थे। तो इसमें जो है जो ग्रेट डिप्रेशन हुआ था, इसी के डिप्रेशन यानी जो महान महामंदी आई थी, द ग्रेट डिप्रेशन यानी जो महामंदी आई थी ऑफ द 1930 में, यानी विश्वव्यापी मंदी जो है वो ग्रेट डिप्रेशन हुआ था, महामंदी आई थी पूरे विश्व में, वो 1930 में हैड परफॉर्म। इसका जो है प्रभाव
इम्पैक्ट ऑन वियतनाम। इसका जो विश्वव्यापी मंदी जो 1930 में आई थी, इसका वियतनाम पर भी प्रभाव पड़ा। तो वियतनाम में क्या हुआ फिर इसका कि जो वहाँ के रबड़ और राइस थे उसके प्राइस जो है गिरने लगे थे। द प्राइस ऑफ राइस एंड रबर एंड राइस, इनके जो है प्राइस गिरने लगे थे। क्योंकि मंदी में क्या होता है कि वस्तुओं के मूल्य जो होते हैं वो बहुत कम हो जाते, घट जाते हैं। उससे क्या हुआ, लीडिंग टू राइस रूरल डेब्ट, और जिससे कि उनका जो